हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। तो इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के पार्ट 4 को हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे। अब आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 45 तक करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में है क्या कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन की बात करते हैं। तिरछी, फिर अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, ध्रुवीकृत जिसको पोलराइज्ड बोलते हैं, अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में जानने की ये कोशिश करेंगे कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। यहाँ पे वायु ही क्यों दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड का नाम क्यों नहीं दिया गया है, हम उसकी बात अभी करेंगे। ओके। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, जिसको कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ओके। अब इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये मतलब होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, जो तरंग की जो दिशा है, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के सेम होता है या पैरेलल होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल और सेम टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके। तो इसके अनुदैर्ध्य। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। वो क्या होता है, उसको ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है। ओके। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है। जो कण की जो गति की जो दिशा होती है उसके इसमें परपेंडिकुलर होती है और इसमें पैरेलल या सेम कह सकते हैं। ओके। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अब ये ध्रुवीकृत, ध्रुवीकृत का मतलब पोलराइज्ड, ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा, ध्रुवीकरण भी, ध्रुवीकृत ऑप्शन भी नहीं होगा। तिरछी का मतलब ऑब्लिक ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कोई भी वेव जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि वायु क्यों दिया हुआ है कि वायु के अंदर जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। वो क्या होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके। ठीक है। तो इसमें एक चीज ये है कि जो ध्वनि तरंग होती है ना, अब ये वायु क्यों, तो वायु इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्योंकि जो साउंड वेव्स जो होता है वो गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड जिसको आप फ्लूइड्स बोल सकते हैं, गैस और लिक्विड्स में क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल बिहेव करता है। ठीक है। कैसा बिहेव करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल बिहेव करता है। लेकिन जैसे हम लोग सॉलिड में जाएंगे, तो जब अगर ये सॉलिड में जाएंगे तो सॉलिड में क्या होता है, ये सॉलिड में ये ट्रांसवर्स के, यानी कि दोनों लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स, दोनों लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स दोनों की तरफ बिहेव करने लगता है। कौन, साउंड वेव। इसीलिए ये क्वेश्चन के अंदर वायु पूछा गया है। ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है। और अगर सॉलिड अगर पूछे, यानी कि वायु यानी कि गैस या लिक्विड जो भी रहेगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य होगी। अगर सॉलिड के अंतर्गत होगी, यह दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होगी, लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स दोनों होगी। ठीक है। और साउंड वेव का क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होता है उसका पोलराइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। ओके। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को है ना नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। और साउंड वेव को है वो मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है। तो ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट नीड्स द मीडियम टू ट्रेवल, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है कि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल हो गया लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। या गामा रे, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा रेज और बीटा रेज नहीं, इसमें गामा रे होगा, ठीक है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और एक दो हम फीचर्स जान लेंगे। यह फोटोन से बना होता है। ये किससे बना होता है बताइए? ये फोटोन से बना होता है। दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, यानी ये अनचार्ज्ड होता है। क्या होता है? ये अनचार्ज्ड होता है। और क्या प्रॉपर्टी हम नॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये क्या होते हैं? ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। और चौथा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल में ही ट्रेवल करता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी का स्पीड सेम होता है। और वो स्पीड कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कौन दिया था? मैक्सवेल दिया था। कौन दिया था? मैक्सवेल दिया था। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है क्या? हाँ, कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिर से ये क्वेश्चन है सेपरेशन टेक्निक्स का। किसका? ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये किस चैप्टर से पूछा गया है? सेपरेशन टेक्निक्स। हम इसके पहले भी देख लिए थे कि सेपरेशन टेक्निक से सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग देखे थे कि जो नेफ्थलीन जो है ना, ये क्या होता है? सब्लिमेट होता है, सबलाइम कर जाता है। सबलाइम का मतलब ये होता है डायरेक्ट अगर हम उसको हीट करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से, जिसको हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ओके, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन वाइज फिर सब्लिमेशन के बारे में हम देख लेते हैं क्या। अगर इसमें रेत, रेत क्या है? नॉन सबलाइम मटेरियल है, नॉन। और नेफ्थलीन क्या है? सबलाइम मटेरियल है। ओके, और इसमें अगर नेफ्थलीन की जगह अगर कपूर रहता, कैम्फर रहता, तब भी आपको सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता। अगर एंथ्रासीन रहता तब भी, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तब भी आपको यही प्रोसेस, ठीक है। फिर आयोडीन भी रहता तो भी यही प्रोसेस, ठीक है। तो इन सभी पदार्थ में नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, NH4Cl हो गया, आयोडीन हो गया, इन सभी पदार्थ को सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन में आसवन, आसवन का मतलब डिस्टिलेशन, ब्रैकेट में दिया हुआ है डिस्टिलेशन। और अगला ऑप्शन है क्या? इसमें क्रोमेटोग्राफी और आंशिक आसवन। आंशिक आसवन का ये मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके पार्ट थर्ड वीडियो में भी देखे थे क्या कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? कोई भी लिक्विड्स को हम लोग अलग करते हैं और ऐसा लिक्विड डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी आसवन विधि का हम बात कर रहे हैं अभी। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो? वो ज़्यादा हो। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो? वो ज़्यादा हो। तो इसमें क्या होता है? तब जाके हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या? वाटर और मिथाइल एल्कोहल। वाटर और मिथाइल एल्कोहल। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मिथाइल एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है वो? 45 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख रहे हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम लोग किसका? डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, और डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको वेपोराइज करते हैं। इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक वेपोराइजेशन, वेपर बना के फिर से उसको हम कॉन्डेंस कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें कॉन्डेंसेशन, तो वेपोराइजेशन प्लस कॉन्डेंसेशन इज इक्वल टू डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका? वेपोराइजेशन प्लस कॉन्डेंसेशन, यानी वाष्पन और संघनन। वाष्पन और संघनन।
अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, यानी आंशिक आसवन क्या होता है कि आंशिक आसवन ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही जैसा है, बस इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक वोलेटाइल लिक्विड्स को अलग करते हैं, जिसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस हो, ठीक है, तब जाके हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम बने होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर किसी मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 70, किसी का है 72, किसी का है 75, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस कम होगा तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें आप एक दो चीजें इसका एग्जांपल में याद कर सकते हैं क्या, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और कोल टार इत्यादि को अलग जो करते हैं हम, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही यूज करते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोलियम, जो हम लोग इराक, ईरान, अभी रशिया से मंगा रहे हैं। ओके ओके। अब एक और होता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि लिक्विड एयर से, एयर में क्या होता है कि सभी गैस मिक्स होते हैं। अब लिक्विड एयर से अगर हम ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो या CO2 हो या इनर्ट गैस को अगर हम सेपरेट करेंगे, अगर अलग करेंगे, तो हम किस विधि का यूज करेंगे, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज करेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होगा, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसी के अंदर एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है, एक स्टीम डिस्टिलेशन, इसको भाप वाष्पन भी कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें ऐसा कार्बनिक मिक्सचर होता है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर अघुलनशील होता है, वहां पे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एसीटोन प्लस मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, दोनों कार्बनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बनिक लिक्विड है, कार्बोनिक मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम एक बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी, देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये क्रोमेटोग्राफी लैटिन वर्ड क्रोमा से बना है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। और ये क्रोमेटोग्राफी इस सिद्धांत पे काम करता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन सुटेबल एब्जॉर्बेंट। मतलब सही बात है कि अलग अलग सब्सटेंस जो होता है, अलग अलग उसका उसका अवशोषण शक्ति होता है, एब्जॉर्बिंग पावर होता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉटन का हो, पॉलिस्टर का हो, या कोई भी खादी का हो, अलग अलग सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, अवशोषण करने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पदार्थ क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरह से उसको हम लोग सेपरेट कर ले। माने यहाँ पे एक एक्स पदार्थ है, यहाँ पे वाई पदार्थ है, यहाँ पे जेड पदार्थ है, ठीक है। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। और ये किस ध्यान पे काम करता है, ये इस ध्यान पे काम करता है कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन सुटेबल एब्जॉर्बेंट। ओके ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्या है, एक तो आप यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वर्क एनर्जी पावर का है, वर्क एनर्जी पावर का भी है, मतलब कार्य, ठीक है, ऊर्जा और शक्ति का भी ये है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जो वर्क को करने की दर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो कार्य करने की दर मतलब वर्क, और दर मतलब टाइम। तो वर्क बाय टाइम क्या होता है, ये होता है, ये वाट होता है, क्या होता है, जूल पर सेकेंड। उसी वाट को आप जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है, ठीक है। इसी वाट को जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है। और विद्युत शक्ति का एक जो बिगर यूनिट जो होता है ना, एक हॉर्स पावर भी होता है। क्या होता है, ये HP होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है।
ये कहा जाता है जनरली इसमें मोटर को नापने कहते हैं ये मोटर इतने एचपी का है, मतलब इतने हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो जनरली मोटर को क्या करते हैं हम लोग, हॉर्स पावर में नापते हैं, वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रिक पावर का ही यूनिट है। ओके, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं क्या, ऑप्शन वाइज, कि एम्पियर किसका यूनिट है। एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है, विद्युत धारा का यूनिट है। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, जिसको विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। कूलम्ब किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का यूनिट है। किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। ओके, तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या उसमें कितना एनर्जी, एनर्जी जो खपत होती है, एनर्जी जो जो उससे फ्लो करती है, कितने रेट से करती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन जो जनरली पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या है, यह क्वेश्चन भी वर्क, एनर्जी और पावर का ही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका आप ये कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी को, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले कुछ यंत्र होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको कन्वर्जन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। उसी से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें हम टोटल बात करेंगे। अब हम देखिए टरबाइन या डायनेमो क्या होता है कि टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और जहां भी कहीं घूमने लगे तो क्या होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, नहीं यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, और तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है ना। तो डायनेमो या टरबाइन जो होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, टरबाइन एवं डायनेमो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो फिर से देख लीजिए, टरबाइन एवं डायनेमो जो है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि घूमता है, ठीक है। तो तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि डायनेमो या टरबाइन किस सिद्धांत पे काम करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, तो डायनेमो या टरबाइन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन से हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी में हम मोटर की बात करेंगे। तो मोटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, पानी को ऊपर करता है, नहीं कि वो पानी को ऊपर ले जाना नहीं, हम अपने घरों में मोटर का यूज करते हैं। तो ये जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मोटर और डायनेमो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो डायनेमो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, इसी से एक मिलता जुलता और हम बात कर लेते हैं क्या, कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, ठीक है। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है, आवाज सुनाई पड़ती है, तो सबसे पहले उसको तार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। तो लाउड स्पीकर क्या होगा, तो लाउड स्पीकर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा, साउंड एनर्जी में। एक होता है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या हो करेगा, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आपको लगता है कि सुनने में अजीब, तो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ओके, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं कैंडल। अब कैंडल में क्या होता है, कैंडल को आप जलाते हैं, कैंडल बना क्या है, वो केमिकल है, वो क्या है, मोम क्या है, वो केमिकल है। तो कैंडल क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी को आपको किसमें, वो इलेक्ट्रिकल नहीं, लाइट और हीट, क्योंकि वो लाइट देता है, जब कैंडल जलता है तो लाइट देता है और हीट देता है, तो लाइट एनर्जी और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कैंडल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, और इसी में एक और बात कर लेते हैं, सोलर सेल, जिसको फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो सोलर सेल जो, ठीक है, तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है कि सोलर एनर्जी को, सनलाइट को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कहते हैं, सोलर प्लेट,
वो इलेक्ट्रिकल, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लेंगे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करता है, ट्यूबलाइट में सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं मतलब, तो ट्यूबलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देगा। सही बात है, ट्यूबलाइट जब जलता है तो क्या लाइट देता है और हीट भी तो देता है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से बल्ब, बल्ब भी क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में, ट्यूबलाइट या बल्ब जो दोनों। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सोलर। अब एक सेल होता है बैटरी, जिसको कहते हैं बैटरी, क्या तो बैटरी के अंदर क्या होता है, जिसको हम टॉर्च में यूज करते हैं, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, नहीं वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है केमिकल, जब उसको आप तोड़ के देखिए तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो जो सेल या बैटरी जो होता है वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब एक सितार की बात कर लेते हैं। सितार, सितार में क्या होता है कि सितार वो ध्वनि प्रोड्यूस करता है, और पहले उसमें हाथ से पहले उसको मोशन में लाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, सितार। यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खपत कितनी होगी। तो सबसे पहले यूनिट है, इकाई। तो बिजली जो होता है ना वो यूनिट में नापते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। जनरली कॉमर्शियल यूनिट होता है वो। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, उसका यूनिट ही नाम है। तो एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर को ही एक यूनिट बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, तो वाट और आवर, तो वाट तो दिया हुआ है और आवर भी दिया हुआ है। इसी वाट को आप किलो में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 100/1000 ये किलो वाट हो गया, और आवर कितना है 10, ये किलो वाट आवर हो गया। कट गया तो क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर हो गया। ये 1 किलो वाट आवर मतलब एक यूनिट। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक इकाई। क्या हो जाएगी, एक इकाई। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है क्या, 1 किलो वाट आवर किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। और ये 1 किलो वाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। क्योंकि ये जूल, तो 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, होते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे कि अब हम लोग देखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अगर दो समानांतर प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। किलो ओम मतलब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओम लगा दीजिए। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यह जो क्वेश्चंस है, ठीक है, यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यह क्वेश्चन किसका है, ये इलेक्ट्रिसिटी का है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का है। क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कि प्रतिरोध का संयोजन, कैसे वो कंबाइन करता है रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का दो टाइप होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको श्रेणी क्रम कहते हैं। एक होता है समानांतर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि आर इक्विवेलेंट, ठीक है, जो कुल प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस RN, ठीक है, जितने भी होते हैं ना उसका सीधा ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN। ओके, उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो आपको आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, एक R1 दिया हुआ है, तो आपको R2 आराम से निकल जाएगा। ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कर एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत, अब शुष्क सेल का मतलब होता है ड्राई सेल, ठीक है, और विद्युत अपघट्य का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो कह रहे एक डेनियल सेल में, सॉरी एक ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है।
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl होता है। तो अगर बोलेगा एक ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विद्युत अपघटय क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और इसी अमोनियम क्लोराइड को जो है ना नौसादर का भी पेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? नौसादर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसको नौसादर का पेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी से हम मिलता जुलता कुछ एक दो चीज और हम कर लेते हैं क्या, ठीक है। कि ड्राई सेल में तो आपका इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है। तो जो वोल्टाइक सेल है, ठीक है ना, वोल्टीय सेल है, वोल्टाइक ने वोल्टीय सेल है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 होते हैं। क्या होता है? जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, ये किस में होते हैं? तो बहुत 3-4 में होते हैं। वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, और ठीक है बाइक्रोमेटिक सेल, और लेड स्टोरेज बैटरी। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछता है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग, विद्युत अपघटय का प्रयोग किसका किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, वो तनुगंध का अम्ल कहते हैं, तनुगंधक अम्ल, ठीक है, का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, बाइक्रोमेट सेल और लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। ओके, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड का किस में यूज करते हैं हम लोग? ड्राई सेल में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग? ड्राई सेल में करते हैं। ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक ड्राई सेल में जिंक क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की जगह पे जिंक क्लोराइड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। फिर देखिए वो एस मैंने एनर्जी को एक यूनिट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलने वाले इंस्ट्रूमेंट फिर से आ गए। तो डायनेमो, अभी हम लोग डायनेमो के बारे में पढ़े थे कि डायनेमो क्या करता है, ठीक है। तो डायनेमो क्या करेगा, आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक ऑप्शंस है कि विद्युत ऊर्जा को ठीक है, अगर बोलेंगे कि मोटर की अगर बात करें, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, यही इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? मोटर। और एक डायनेमो के बारे में देखते हैं। डायनेमो जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। डायनेमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मोटर जो होता है ना, मोटर कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य नहीं करता है। मोटर जो होता है, फिर से मैं बात कर रहा हूं, मोटर, विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य नहीं करता है। लेकिन डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ओके, तो अब बात करेंगे आखिर मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मोटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अगर एक किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत अगर रखा जाता है तो उस कॉइल पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है जो कि कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करवाते रहता है। तो इसका यही सिद्धांत है, ठीक है ना, कि व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन ए फोर्स इज एक्टेड अपॉन द कॉइल व्हिच रोटेट्स द कॉइल कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये इस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देख लिए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वही फिर बात करेंगे विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा? क्योंकि मोटर का काम ही है पानी को ऊपर करना, नीचे करना, कोई चीज को घुमाना, ठीक है, मतलब वो चीज मैकेनिकल वर्क करेगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि विद्युत मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे के प्रिंसिपल पे कार्य नहीं करता है। डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हम लोग अभी जस्ट देख लिए थे क्या, अगर किसी कॉइल को इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस पे एक फोर्स लगता है जो कि कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करवाता है, तो वही उसका सिद्धांत हो गया। ओके, ये तो विद्युत मोटर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है आपका, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? डायनेमो बदलेगा,
ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को उष्मा में कौन बदलेगा? आपको ट्यूबलाइट बदलेगा, ठीक है, या हीटर भी बदल सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ देते हैं, वो हीट में कन्वर्ट करता है। बल्ब भी हो सकता है, हालांकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उष्मा और लाइट दोनों में बदलता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा में निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? अब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। क्या हो गया ये? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं। तो विद्युत धारा क्या, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापते हैं? तो एमीटर से नापते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर भी होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अच्छा, इसके बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर जो है, पहला बात, एमीटर को सीरीज कनेक्शन करते हैं। अगर कहीं का भी इलेक्ट्रिक करंट को नापना है, ठीक है, तो क्या होता है? सीरीज कनेक्शन करते हैं। उसको क्या करते हैं बताइए? एक सीरीज कनेक्शन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विद्युत धारा को किस यंत्र से नापते हैं? तो ये एमीटर से नापते हैं। एमीटर को किस कनेक्शन में? एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज और पैरेलल, तो सीरीज कनेक्शन इसका करते हैं एमीटर का, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक आइडियल एमीटर, एक आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? तो इसका रेसिस्टेंस कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। क्यों ऐसा होता है? थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि हमको करंट को नापना है, तो उससे करंट फ्लो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करंट फ्लो करना चाहिए। एक्चुअली में कितना करंट फ्लो करेगा, उसी को एमीटर नापेगा। तो अगर हम वो रेसिस्टेंस हाई कर देंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में पास ही नहीं कर पाएगा, इसलिए एमीटर तो नाप ही नहीं पाएगा। इसलिए कहता है एक आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? टेंड्स टू 0, वो 0 के इक्वल होता है। ओके, और सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक इसमें ऑप्शन वाइज हम बात कर लेते हैं। क्या? एक ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है? कोई भी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नापते हैं, ठीक है। कोई भी पोटेंशियोमीटर क्या करते हैं? कोई भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ नापते हैं पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। ओके। अब वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से क्या होता है? कोई भी सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में उसको हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है। किसमें नापते हैं? वोल्ट, नॉट वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? तो हम लोग देखिए, एमीटर से हम करंट को नापते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, एक सर्किट के अंदर, एक परिपथ के अंदर। ओके, इसका हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, एमीटर को सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। इसका सीरीज कनेक्शन करते हैं। एक आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। वो क्या होता है? वो अनंत होता है। ओके, ये हो गया। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज द रेसिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो उसका अनंत, ठीक है, रेसिस्टेंट होता है। एक ऑप्शन है वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर डिफरेंट है। तो ठीक है, वोल्टामीटर को कोलम्ब मीटर भी बोलते हैं। कोलम्ब क्यों? क्योंकि ये आवेश, कोलम्ब मीटर, कोल्मोमीटर या कोलम्ब मीटर, ये आवेश, चार्ज को, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंतर्गत, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये ठीक है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंतर्गत अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को नापने के लिए वोल्टामीटर का यूज करते हैं, या कोलम्ब मीटर का हम लोग यूज करते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट आता है क्या? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये चेक करता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक करंट वहां पे है या नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये उसके क्वांटिटी को नहीं बताता है, वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस एमीटर क्या करता है? उसके क्वांटिटी को बता देता है। ओके, तो यहीं पे हम अपने डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।